हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन ए का लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। पहले हमने कवर आउट किए थे इसके फीचर्स, इसका मीनिंग। आज हम करेंगे लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। जब हम कंपनी के फीचर्स कर रहे थे तब हमने एक पॉइंट किया था सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, जिसमें सलमन वर्सेस सलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस आया था जो 1897 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग था कि सेपरेट लीगल एंटिटी है कि कंपनी जो है वो अपने काम के लिए लायबल होगी, अपने फ्रॉड के लिए लायबल होगी, और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो अपने फ्रॉड के लिए लायबल होंगे। इट मीन्स कि अगर डायरेक्टर्स कोई फ्रॉड कमिट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी में आएगा, और अगर कंपनी कोई फ्रॉड कमिट करती है तो वो कंपनी की लिस्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक जो है पॉइंट आया कि डायरेक्टर्स क्या करने लगे कि कंपनी की आड़ में वो खुद फ्रॉड करने लग पड़े, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद थोड़ी फ्रॉड कमिट करेगी, उसको जो कंट्रोल करते हैं वो उससे फ्रॉड कमिट करवाएंगे। सो क्या हो रहा था कि जो हमारे डायरेक्टर्स थे वो फ्रॉड कमिट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और उन्होंने किसकी शील्ड ले ली? कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी की आड़ में वो करने लगे। सो यहाँ पे एक पॉइंट आया लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। इट मीन्स कि ये जो वेल होता है पर्दा, और कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी, कि डायरेक्टर्स और कंपनी के बीच में ये जो पर्दा है, कुछ केसेस हैं जिनमें ये उठ जाता है और कंपनी और डायरेक्टर्स को हम एक मानते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानते। ध्यान से सुनिए, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल मतलब कि जब हम वेल को उठा देते हैं, पर्दा उठा देते हैं, डायरेक्टर्स और कंपनी के बीच में जो पर्दा होता है उसे उठा देते हैं, और कंपनी और डायरेक्टर को एक मानते हैं कि वो दोनों एक ही हैं, सेम है दोनों। ये इसका मीनिंग है। हमने ऐसा क्यों किया? लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट क्यों आया? क्योंकि फ्रॉड्स कमिट होने स्टार्ट हो गए थे, क्राइम होना स्टार्ट हो गया था, और जो कोर्ट्स थी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भाई डायरेक्टर्स ने थोड़ी किया है फ्रॉड, कंपनी ने किया है, तो कंपनी लायबली उसके लिए हो रही थी, और गलत काम डायरेक्टर्स करी जा रहे थे उसकी आड़ में। सो यहाँ पे ना एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस दिए हैं कि कब कब कॉर्पोरेट जो है वेल लिफ्ट अप होगा। उसकी दो एक्सेप्शंस गिवन है, कॉमन लॉ एक्सेप्शन और स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। सबसे पहले आती है हमारे पास कॉमन लॉ एक्सेप्शन। कॉमन लॉ एक्सेप्शन में फर्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्टर। करेक्टर यहाँ पे हमने देखना है, करेक्टर का यहाँ पे उन्होंने बात की है कि लोग, यहाँ पे जो डायरेक्टर्स है उनकी बात हो रही है। कहते हैं सबसे पहले हमने करेक्टर देखना है कि अगर कंपनी को एनिमी कंट्री कंट्रोल कर रही है, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप करो और डिटरमाइन करो कि कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मेजर कौन है, कि कंपनी का जो कंट्रोलिंग हैंड है वो कौन है। अगर तो कंपनी का कंट्रोलिंग हैंड कोई और है देन इट्स ओके, अदरवाइज ये कंपनी कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एनिमी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने कोई कंपनी जो है वो इंडिया में आकर खोली है, ये एक कंपनी है जो पाकिस्तान ने इंडिया में खोली है, और इसके जो डायरेक्टर्स, कंट्रोल हैंड जो इसका हम कह सकते हैं कि इसके कंट्रोलर्स कौन है, यहाँ इसका कंट्रोल हैंड कौन है? इंडिया के लोग, इंडियंस। इस केस में कंपनी के, जब हमने उन्होंने कहा ना डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्टर, इफ द कंपनी कंट्रोल्ड बाय एनिमी कंट्री लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे जब करेक्टर कंपनी का हम डिटरमाइन करेंगे, सो करेक्टर को जब डिटरमाइन करेंगे तो क्या आएगा कि ये इंडिया के लोग हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये कंपनी एस्टेब्लिश हो सकती है, इनकॉर्पोरेट हो सकती है, और यहाँ पे अगर कंट्रोलर इसके जो है वो पाकिस्तान के लोग होते, उस केस में क्या होना था कि ये एनिमी कंपनी मानी जानी थी, और इसका कोई भी ट्रेड, कोई भी एक्शन यहाँ इंडिया में इफेक्ट में नहीं आना था। सो यही बात उन्होंने की है। यहाँ पे उन्होंने केस लिया है डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। वो बिल्कुल ऐसा ही केस है जिसमें जर्मनी और इंग्लैंड की उन्होंने बात की है। आपको यही केस एज इट इज़ नहीं लिखना, आप फॉर एग्जांपल करके कोई भी कंट्रीज ले सकते हो, चाहे नाम ना लिखो, आप उसको कंट्री ए, कंट्री बी एंड कंपनी सी भी ले सकते हो। कंट्री ए ले लिया हमने, कंट्री बी और कंपनी सी, इन तीनों से आप भी एक एग्जाम्पल तैयार
कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज वेयर अ कंपनी इज अ शैम। शैम मीन्स इलीगल पर्पस के लिए जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है। द कोर्ट विल लिफ्ट द वेल वेयर कंपनी इज मेयर अ क्लॉक और शैम, दैट इज वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज यूज्ड फॉर सम इलीगल पर्पस। लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, आइडेंटिफाई द रियल पर्पस ऑफ द कंपनी। अब एक कंपनी जो है वो खुली गई है कि भाई हमने लोगों को लोन प्रोवाइड करना है, लेकिन वो कंपनी सिर्फ एक बंदे को नहीं लोन देगी। मैं आपको फिर से एग्जांपल समझाती हूँ। यहाँ पे राम एक पर्सन है, उसने क्या किया कि लोन लिया और वो लोन उसने 3 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। ये तीनों जो है वो अलग अलग कंपनीज है और इन कंपनीज तीनों के कंपनीज के मेंबर्स कौन है? राम एंड सन्स, उसके बेटे, और वो खुद ही जो है वो मेंबर्स है। और जो लैंडिंग कंपनी वाज परमिटेड टू अटैच द एसेट्स ऑफ ऑल द 3 कंपनीज एज दे वर क्रिएटेड टू हुडविंक द लैंडिंग कंपनी। यहाँ पर उन्होंने वर्ड लिखा है हुडविंक द लैंडिंग कंपनी। इट मीन्स उन्होंने धोखा करने के लिए 3 अलग अलग कंपनीज बनाई कि जब ये लोन वाली मीन्स लोन लिया उसने मान लो जेड कंपनी से, जब ये जेड कंपनी से पूछेगी कि भाई आपने लोन का क्या किया, तो ये कहेंगे हमने 3 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया, लेकिन वो तीनों अलग अलग कंपनीज नहीं है, वो एक ही कंपनी मानी जाएगी। सो ये फ्रॉड था। यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप हुआ और रियल पर्पस देखा गया इन कंपनीज को फॉर्मुलेट करने का। इन तीनों कंपनीज को फॉर्मुलेट करने का रियल पर्पस था जस्ट अपने लोन को, उन्होंने जिस कंपनी से लोन लिया जेड कंपनी से, उसको धोखा देने के लिए। सो थर्ड पॉइंट आता है प्रिवेंशन और फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। वेयर द कंपनी वाज फॉर्म्ड टू एस्केप फ्रॉम लीगल ऑब्लिगेशंस, लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, डिसरिगार्ड द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी। बेशक कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी होती है, लेकिन हम फिर भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप करेंगे, पर्दा हटाएंगे और डायरेक्टर्स को मीन्स जो कंट्रोलिंग हैंड है कंपनी का उसको और कंपनी को सेम मानेंगे। अब यहाँ पे एक केस है गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। पॉइंट्स थे कि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रॉड पर्पस के लिए बनी गई थी, अपनी जो लीगल लायबिलिटी है उसको अवॉइड करने के लिए। हॉर्न कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद हिज एम्प्लॉयर कंपनी that after the termination of employment he would not solicit his employer's customer। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हॉर्न कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया अपने एम्प्लॉयर के साथ कि हाँ भाई जब तुम्हारी रिटायरमेंट हो जाएगी उसके बाद तुम कंपनी खोल सकते हो, लेकिन वो कंपनी खोलने के बाद जो हमारे कस्टमर्स हैं ना वो तुम अपनी तरफ खींच कर नहीं लेकर जाओगे, तुम अपने नए कस्टमर्स बनाओगे। लेकिन जब वो रिटायर हुआ, टर्मिनेट हुआ, उसने कंपनी में नहीं, 2 शेयर होल्डर्स थे, वो उसकी वाइफ और एक और पर्सन था। द कंपनी ने सर्कुलर्स कस्टमर्स को भेज दिया और वो कस्टमर्स किसके थे? हॉर्न कंपनी के। जबकि हॉर्न कंपनी के साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ था ना कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी हॉर्न कंपनी के सारे कस्टमर्स को पैम्फलेट्स सेंड करता है। और यहाँ पे इंजंक्शन मतलब होता है कि एक कोर्ट का ऑर्डर जिसमें कोर्ट जो आपको कोई भी काम करने से रोकती है, वो ग्रांट हो गया अगेंस्ट हॉर्न एंड अगेंस्ट द कंपनी। ही हैज़ फॉर्म्ड रिस्ट्रेनिंग देम फ्रॉम सॉलिसिटिंग द प्लेंटिव्स कस्टमर। यहाँ पे आप गिलफोर्ड मोटर्स के जो कस्टमर्स हैं उनको अपनी तरफ खींच सकते, आप उनको पैम्फलेट्स वगैरह भी नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि ये फ्रॉड कमिट कर रहे थे, अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से अवॉइड कर रहे थे। सो यहाँ पे पर्दा हटा और इंजंक्शन का ऑर्डर आ गया। फोर्थ पॉइंट इज वेयर द कंपनी इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। जनरली गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज और कंपनीज बना सकती हैं ना कि वो अपनी एक्टिविटी करें, और ये जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती। अब मान लो गवर्नमेंट कंपनी जो है, ये जस्ट एग्जांपल है कि पेंसिल नहीं बना सकती गवर्नमेंट कंपनी, फॉर एग्जांपल। रियल में तो वो बना सकती, कुछ भी कर सकती गवर्नमेंट कंपनीज। मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी पेंसिल नहीं बना सकती। अब गवर्नमेंट कंपनी ने क्या किया, अपने अंदर एक कंपनी बनाई और उससे पेंसिल बनवाई, उसको अपना एजेंट की तरह ट्रीट किया टू डू दोज एक्टिविटीज़ विच गवर्नमेंट कंपनीज आर नॉट अलाउड। सो यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप होगा और गवर्नमेंट कंपनी को और जो कंपनी उन्होंने बनाई है दोनों को सेम माना जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है कि एक इंग्लिश कंपनी जो फॉर्म की थी 100 के कैपिटल के साथ 1 शेयर्स थे और 90 ऑफ विच वर हेल्ड बाय अमेरिकन
डायरेक्टर ऑफ यूएस फिल्म। मींस एक अमेरिकन डायरेक्टर था, उसने 90 शेयर्स, उसके लिए 1 शेयर जो है वो इंग्लैंड कंपनी के पास रहा, इंग्लिश कंपनी के पास, इंग्लैंड वालों के पास। 10 वर होल्ड बाय अनदर डायरेक्टर, वो ब्रिटिश था। यहाँ पे 2 आ गए, मेजॉरिटी किसके पास है, अमेरिकन वाले के पास, और 10 जो थे वो ब्रिटिश थे। द कंपनी प्रोड्यूस्ड अ फिल्म कॉल्ड मॉनसून, द प्रोडक्शन ऑफ विच वॉज फाइनेंस्ड बाय द कंपनी। अब कंपनी ने पैसा लगाया और एक फिल्म प्रोड्यूस कर दी, मॉनसून। कोर्ट रिफ्यूज टू एग्री दैट द फिल्म मेड बाय ब्रिटिश कंपनी। कोर्ट ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया उसने ये मानने से कि ये जो फिल्म है वो एक ब्रिटिश कंपनी ने बनाई है, क्योंकि द कंपनी वॉज मेयरली द नॉमिनी और द एजेंट ऑफ यूएस फिल्म कंपनी, क्योंकि ये सिर्फ यूएस फिल्म कंपनी की नॉमिनी ही थी, क्योंकि 90% ऑफ द शेयर्स किसके पास थे, यूएस फिल्म कंपनी के पास। तो ये उस कंपनी की नॉमिनी मानी गई और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि ये ब्रिटिश फिल्म नहीं है, ब्रिटिश कंपनी ने फिल्म ये नहीं बनाई है, अमेरिकन कंपनी ने फिल्म बनाई है, ये यूएस फिल्म कंपनी की फिल्म है। 5th पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी जो है हम कब डिसरिगार्ड करते हैं, व्हेन इट इज डन टू वेड टैक्स, मींस कब कॉर्पोरेट वे लिफ्ट अप होगा, कब हम कहेंगे कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, डायरेक्टर्स और कंपनी एक है, जब वो चीज़ हमने की है टैक्स को इवेड करने के लिए। इसकी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल से समझाऊँ तो मान लीजिए एक बंदा है श्याम, उसको जो है वो टैक्स पड़ा ₹70,000, उसकी इनकम थी और उसके ऊपर उसको इतना जो है वो टैक्स पड़ गया। अब उसने क्या किया, उसने फटाफट से 4 कंपनीज बना ली, कंपनी ए, कंपनी बी एंड सी, ये सारी उसने कंपनीज जो है वो फॉर्मुलेट कर दी। अब इन कंपनीज में वो उसने क्या किया, ये उसकी तरह एजेंट की तरह काम करने लगा और जितना भी पैसा आया वो सारा इन कंपनीज में क्रेडिट कर दिया। इट मीन 70,000 था ना, तो उसने ए, बी, सी और डी 4 कंपनीज बनाई थी, एक में दे दिया 10,000, दूसरे में दे दिया 20,000, नेक्स्ट वाली में दे दिया 30,000, नेक्स्ट वाली में भी दे दिया उसने 10,000, ऐसे ऐसे उसने दे दिया पैसा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी डिविडेंड रिसीव हुआ ना उसको, ये 70,000 का उसको डिविडेंड रिसीव होना था ना, उसने ये सारा जो है डिविडेंड इन इन कंपनीज में क्रेडिट कर दिया कि ये कंपनीज है, इनको कंपनीज को पे आउट करो, और यहाँ से जो अमाउंट थी वो उसको वापस मिल गई एज अ लोन, और यहाँ से उसने लोन ले लिया कि मुझे इन कंपनीज ने 70,000 रुपीज़ का लोन दिया, और लोन लिया तो इट मीन्स आपको टैक्स में जो है वो रिबेट मिलेगी। उसने कहा मैंने ए कंपनी से 10,000 का लिया, बी से 20,000 का, सी से 30,000 का, डी से 10,000 का लोन लिया, टोटल मैंने 70,000 इन 4 कंपनी से लोन लिया। जब गवर्नमेंट ने देखा, कोर्ट ने फाइंड आउट किया कि ये कंपनीज तो कोई बिजनेस ही नहीं कर रही, इट मीन्स ये 4 कंपनीज जो बनी थी वो कुछ नहीं थी बल्कि वो श्याम खुद ही था, और उसने टैक्स को इवेड करने के लिए ये सारी कंपनीज जो फॉर्मुलेट की थी, मैंने नाम चेंज किया, लैंग्वेज सिंप्लीफाई किया, बाकी सारे पॉइंट्स सेम है कि एज एन इंस्ट्रूमेंट एज एन एजेंट फॉर देम, डिविडेंड्स रिसीव क्रेडिट हो गया और वापस उसको एज ए लोन की फॉर्म में मिला, हैंस उसने ये जो टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड करने के लिए किया था, और कोर्ट ने देखा कि कंपनी तो कोई बिजनेस ही नहीं कर रही, हैंस कुछ नहीं है, सिर्फ वो ही है खुद। 6th पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। यहाँ पे अगर कंपनी फॉर्म हुई है सिर्फ इसलिए कि उसको अपने मेंबर्स को डिविडेंड ना पे आउट करना पड़े, तब हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप करेंगे। Where the sole purpose for the formation of new company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by the way of bonus, Supreme Court upheld the piercing of veil to look at the real transaction. It means उन्होंने सिर्फ ये किया कि अपना प्रॉफिट कम शो कर दिया ताकि हमें मेंबर्स को डिविडेंड ज़्यादा पे आउट करना पड़े, बोनस ना देना पड़े, इसलिए अगर वो कंपनी फॉर्मुलेट की है तो वो गलत है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म की गई सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को स्प्लिट करने के लिए, सो दैट कि पेरेंट कंपनी के पास जितना पैसा वो कम हो जाए। यहाँ पे जो है उन्होंने कोर्ट ने रोक लगाई और कहा कि ये इलीगल है। पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप होगा। पर्सन्स जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए, कोर्ट के ऑर्डर्स को ना फॉलो करने के लिए, वो पनिश होंगे। अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो किसने किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
कंपनी ने। कोर्ट अब रियल ऑफेंडर फाइंड आउट करेगी भी अब गलती किसकी है, कंपनी की या कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंपनी की आड़ में की है। ठीक है, सो ये आपको एग्जाम्पल इतनी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी भी बन जाता है। 8th पॉइंट इज असर्टेन करना है हमने ट्रू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की, जो ट्रांजेक्शन हुई है वो किस नेचर की हुई है, इलीगल तो नहीं वो। Court will be justified in lifting the corporate veil to ascertain true nature of transaction as to who are the real parties to sale and whether it is genuine or bona fide। क्या वो जो सेल हुई है वो ट्रांजेक्शन हुई है वो लीगल है, बोनाफाइड नेचर की है। बोनाफाइड नेचर मीन्स गुड फेथ, क्या उसमें कोई धोखाधड़ी तो नहीं, दोनों पार्टीज सही हैं। 9th पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि एक न्यू कंपनी फॉर्म हुई है एज ए जॉइंट वेंचर, पर्पस है सिर्फ कि टेलीकॉम टेंडर, कंपनी नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर उसके प्रोमोटर्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था और टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी ने टेंडर को रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि कंपनी के पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। यहाँ पे अब जो कंपनी नई बनी थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई और उसने कहा कि जो टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी है उसने हमारा रिजेक्ट कर दिया टेंडर, ये कहकर कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो हमारे प्रमोटर्स हैं उनके पास तो पूरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप होगा। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास 10th पॉइंट एंड ये लास्ट पॉइंट है हमारी कॉमन लॉ एक्सेप्शंस का, जो स्टेट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी टू एक्ट एज एन एजेंट। अब हमने एक सब्सिडरी कंपनी बना दी है कि वो हमारी एजेंट की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पे भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप होगा और देखा जाएगा कहीं वो कंपनी खुद, पेरेंट कंपनी जो है वो खुद का ही बेनिफिट तो नहीं देख रही, कहीं वो जानबूझकर तो नहीं उसको उसने सब्सिडरी फॉर्मेशन में डाला। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, दैट इज लीगल रूल्स, किस किस सर्कमस्टांसेस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप होगा लीगली। फर्स्ट है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, जब प्रोस्पेक्टस एक होता है जो, ये एक इनविटेशन होता है जो हम पब्लिक को देते हैं, इनविटेशन डॉक्यूमेंट होता है जो हम पब्लिक को देते हैं कि आप हमारे पास आओ और आप इस कंपनी के मेंबर्स बनो या कुछ भी आप इस कंपनी में खरीदो, एम्प्लॉयमेंट लो। पर्सन हु हैज सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, द कंपनी एंड एवरी पर्सन, जो उस कंपनी का डायरेक्टर है, ऑथोराइज्ड पर्सन है, प्रमोटर है या एक्सपर्ट है, या वो खुद कह रहा है कि जब ये जो प्रोस्पेक्टस बना तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो सारे लायबल होंगे कि वो जिस पर्सन का नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन पे आउट करें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे ये जो पर्सन है उन्हें इम्प्रिजनमेंट भी होगी जो नॉट लेस देन 6 मंथ्स होनी चाहिए और 10 साल तक भी हो सकती है वो, और उन्हें फाइन भी होगा जो जितनी फ्रॉड की अमाउंट है उससे 3 टाइम्स से ज़्यादा होगा। इट मीन्स कब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप होगी, जब कोई प्रोस्पेक्टस बना है, प्रोस्पेक्टस कंपनी ने खुद तो नहीं ना बनाया, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो जिन लोगों ने बनाया जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वो लोग अगर यहाँ पे हैं मिस स्टेटमेंट हुई है प्रोस्पेक्टस पे, तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप होगा और उन्हें पनिश किया जाएगा। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम, अब कंपनी का नाम ही जो है वो उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गलत लिख दिया, यहाँ पे भी गलती आएगी अगर उन्होंने ए कैपिटल लिखा है और डॉक्यूमेंट्स में ए छोटा चला गया तो कंपनी का नाम गलत, ए वो बड़ा ही मांगेंगे। फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, अब जब हम अपने शेयर्स बेचते हैं मार्केट में, लोग खरीदते हैं, तो तब सबसे पहले वो एप्लीकेशन मनी सेंड करते हैं, और अगर कुछ भी केस हुआ और एप्लीकेशन मनी जो है हमें रिफंड करनी पड़ी तो वो हमें टाइमली करनी होगी, अगर वो नहीं करते हम तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप होगा, हमें लायबल होना पड़ेगा और मैक्सिमम 1 लाख तक का जो पेनल्टी है वो पड़ सकती है अगर डिफ़ॉल्ट हम करते रहे। कंपनी जो है ना जब इशू करती है ना शेयर्स, तो उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी होती है कि प्रोस्पेक्टस में जो लिखी होती है हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड विद इन द 30 डेज ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अगर 30 दिन के अंदर अंदर जितनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो फुलफिल नहीं होती तो फेलियर होगा और इट मीन्स हमारे शेयर्स नहीं बिके और हमें एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ेगी, वापस देनी पड़ेगी। 4th पॉइंट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंपनी, इट मीन्स कि जो शेयर होल्डर्स हैं, ऑनर्स हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप कर सकती है, लीगल रूल है।
फिफ्थ इज फ्रॉडुलेंट कंडक्ट। अगर अब कोई भी कंपनी जो है वो फ्रॉडुलेंट कंडक्ट कर लिया उसने और अब वो कह रही है कि मैं वाइंड अप कर लूँ फटाफट, इससे पहले किसी को पता लगे, उस केस में क्या होगा, लीगल रूल है, कॉर्पोरेट वे लिफ्ट अप हो गए, सारे आपके जो है पुराने डॉक्यूमेंट सब कुछ जो है वो देखा जाएगा। सिक्स इज लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट। अल्ट्रा वायर्स एक्ट होता है मीन्स बियॉन्ड द पावर जाकर हम कोई काम करते हैं। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिर्फ थी 10,000 रुपये तक। इट मीन्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हम कह सकते, हमारी पावर थी कंपनी की, कंपनी थी एक ए, उसकी पावर थी कि वो सिर्फ 10,000 तक लोन ले सकती है, लेकिन उसने क्या किया, मार्केट से 20,000 का लोन ले लिया। इट मीन्स उसने अपनी पावर से ज़्यादा जाकर लोन लिया, और ये अल्ट्रा वायर्स द एक्ट है। इस केस में भी कॉर्पोरेट वे लिफ्ट अप होगा और एवरी डायरेक्टर एंड ऑफिसर जो भी उस कंपनी का होगा वो पर्सनली लायबल होगा इस एक्ट के लिए। ये जो एक्स्ट्रा 10,000 का लोन लिया उसके लिए डायरेक्टर्स ऑफिसर्स कंपनी के पर्सनली लायबल होंगे, कंपनी जो है सिर्फ इस 10,000 के लिए लायबल होगी। सो ये थे हमारे स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, और पीछे हमने किए कॉमन लॉ एक्सेप्शंस। ये मैंने आपको समझाया बुक से आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ये नोट से, जहाँ पे हम करेंगे लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल का प्रॉपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन, कि कैसे इतने बड़े क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है। वो मैंने जो है बहुत कम लिखा है, अगर आप कुछ ज़्यादा लिखना चाहते हो तो बीच में आप ये वाले पॉइंट्स का जो उन्होंने सर्कल में बीच में एरो शो करके डायग्रामेटिकली बनाया, तो आप ये भी ऐड अप कर सकते हो। आई होप आपको यह आज की वीडियो समझ आई हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।